नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डैट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका भाग 7 का अध्ययन करेंगे। शिक्षा की अनिश्चित नीति क्या है। शिक्षा की जो अनिश्चित नीतियाँ थीं, यानी 1813 से 1833 के मिडिल के बीच में, तो हमने अभी जो कल डिस्कस किया था कि 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था, तो इसी के अनुसार शिक्षा का भार कंपनी पर आ गया था और भारतीय साहित्य एवं विज्ञानों के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि निश्चित कर दी गई थी। परंतु आज्ञा पत्र में इस धन को व्यय करने की विधि का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। परिणामतः शिक्षा के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ और इस पूरी शिक्षा के जो विषय थे वो मेन रूप से ये चार विषय आ गए थे। उसके पहला जो था विवाद ये जो थे, तो पहला उसका उद्देश्य जो था, एम जो था इन विवादों का पहला, तो जन साधारण के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए अथवा थोड़े से व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा विवाद क्या था, विवाद का विषय दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना कि प्राच्य ज्ञान का संरक्षण और विकास किया जाए अथवा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान को प्रारंभ करके उनकी उन्नति की जाए। तीसरा जो सब्जेक्ट था वो था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर रखा जाए अथवा उसे व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट विषय आया मीडियम, माध्यम क्या रखा जाए शिक्षा का, तो शिक्षा संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं द्वारा दी जाए अथवा देसी भाषाओं द्वारा या अंग्रेजी द्वारा। ये सब उसके विषय बन गए विवाद के। अब इन सारे प्रश्नों से 3 दल बन गए इसी के अंतर्गत। उन दलों में से कौन कौन से हमारी आए कि एक दल बोलता था कि संस्कृत और मतलब संस्कृत, फारसी तथा अरबी को उसका माध्यम बनाया जाए। दूसरा बोल रहा था कि देसी भाषाओं को बना जाए। तीसरा बोल रहा था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनने की, यानी पहला दल जो था उसका कहना था कि संस्कृत, फारसी और अरबी को शिक्षा का माध्यम बनाकर पाश्चात्य विद्वानों और विचारों का भारत में प्रसार किया जाए। इसके समर्थकों में हेस्टिंग्स और मिंटो की शिक्षा नीति के अनुगामी थे और इनका जोर मुख्य रूप से बंगला में था। और कुछ लोगों का मत था कि देसी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इनमें मद्रास का गवर्नर मुनरो और बम्बई का गवर्नर एल्फिंस्टन ये प्रमुख थे लोग। और तीसरा जो दल था वो कंपनी के नवयुवक अधिकारी एवं मिशनरी इस विचार के थे कि वे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। और यहाँ पर ये सब अनुपयुक्त न होगा कि मतलब इन दलों में केवल कंपनी के ही कर्मचारी थे। भारतवासियों के मत का उस समय कोई मूल्य नहीं था, कोई उसका मूल्य नहीं था। अब इसके जो इसी पर नेक्स्ट आ रहे हैं कि जो इनके संचालक रहे हैं, तो संचालकों का क्या रहा, तो ये जो जितना भी विवाद रहा इसको अंत करने के अभिप्राय से कंपनी के संचालकों ने 3 जून 1814 को अपना प्रथम शिक्षा आदेश जारी किया और 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी धारा का उल्लेख करते हुए संचालकों ने लिखा है कि यह धारा 2 विभिन्न समस्याएं विचारार्थ उपस्थित करती हैं। पहला जो रहा वो क्या रहा कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन एवं साहित्य का पुनरुत्थान तथा प्रगति, और दूसरा क्या था कि भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार तथा उन्नति। लेकिन इन दोनों उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संचालकों ने अंग्रेजी ढंग के विद्यालयों की स्थापना का विरोध किया तथा प्राच्य शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। और संचालकों ने लिखा कि जैसे कि हम समझते हैं कि हम जिस विधि से विद्वानों हिंदुओं को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने समान विचारों का बना सकते हैं, और वह यह है कि उन्हें अपनी चिरकालीन परंपरा द्वारा शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किया जाए और अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तथा इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिए उन्हें सम्मान सूचक उपाधियां और समय समय पर आर्थिक सहायता दी जाए। और भारतीय शिक्षा प्रणाली और साहित्य की सराहना करते हुए संचालकों ने बताया कि ये जो संस्कृत भाषा में आचार शास्त्र एवं कानून के अनेक उत्तम ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन उन भारतवासियों के लिए लाभप्रद हो सकता था जिन्हें सरकारी न्याय विभाग के कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। ज्योतिष तथा गणित के भी उत्तम ग्रंथ हैं जिनमें ज्यामिति तथा और बीजगणित सम्मिलित हैं। इनमें यूरोपियन विज्ञानों की भले ही वृद्धि न हो पर ये भारतवासियों एवं हमारे उन कर्मचारियों के लिए संपर्क स्थापित करेंगे जो हमारी वेधशाला तथा इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करते हैं। और हमारा निश्चय है कि उन कर्मचारियों को जो संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं उचित प्रोत्साहन दिया जाए। हम इसको बोल सकते हैं कि अपने जितना भी शिक्षा उद्देश्य में कंपनी के संचालकों ने केवल हिंदू शिक्षा की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का विचार व्यक्त किया था, उन्होंने अंग्रेजी और मुस्लिम शिक्षा का कहीं उल्लेख भी नहीं किया।
वस्तुतः इस आदेश पत्र को लिखते समय उन्होंने अपने राजनैतिक हितों का ही ध्यान रखा था बनाते समय, और वे भारतीय विद्वानों का सम्मान सूचक उपाधियां, थोड़ी सी आर्थिक सहायता और भारतीयों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने से अधिक कुछ नहीं करना चाहते थे। उनकी इस नीति से भारतीय शिक्षा में प्रगति की आशा करना व्यर्थ था। इस आदेश पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जो आया था ये। अब इसी में कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे उनका मत अलग था कि कंपनी के उच्च अधिकारी संचालकों के विचारों से सहमत नहीं हुए, और उनका ये दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों को शिक्षित करना इंग्लैंड का कर्तव्य है। जैसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जो थे जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 2 अक्टूबर 1815 को अपने विवरण पत्र में प्रस्तावित किया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि को विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण में व्यय करके शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया जाए। और हेस्टिंग्स ने एक पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों के लिए यह श्रेय की बात होगी कि वह लाभदायक क्रांति उनके शासनकाल में हो। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए शिक्षा के वरदानों का साधन होना एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जनता को शिक्षित करके ही कंपनी के शासकों को सबल बनाया जा सकता है। शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने प्रस्ताव किया कि प्रत्येक जिले में 2 स्कूल होने चाहिए, एक हिंदुओं और एक मुसलमानों के लिए। सर चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय शिक्षा संबंधी विचार और भी अधिक उदार थे, और 4 सितंबर 1815 को अपनी दिल्ली प्रदेश की राजस्व विज्ञप्ति में मेटकाफ में बताया इस चीज़ को कि भारतवासियों को शिक्षा देने के विरुद्ध तर्क दिए गए, और ऐसे तर्कों पर ध्यान देना एक उदार सरकार के लिए महान अयोग्यता की बात होगी। यदि हम अपने इस कर्तव्य को करेंगे तो भविष्य में चाहे जो भी परिवर्तन हो, हमें समस्त युगों में भारतवासियों की कृतज्ञता प्राप्त होगी। परंतु यदि हम अपने स्वार्थ एवं भावी संकटों के भय से अपनी प्रजा को अच्छी बातों से वंचित रखेंगे तो हमें अपना राज्य बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। और तत्कालीन इंग्लैंड की जो सामाजिक दशा था उसका भी प्रभाव पड़ा था यहाँ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड की सामाजिक दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। जैसे दंड विधान में सुधार हो रहा था, दास व्यापार का अंत हो रहा था, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन और लंदन विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा था उसी टाइम। और इन सब सुधारवादी भावनाओं से भारत भी अछूता न बचा, और कंपनी के कर्मचारी एवं संचालक अपने शिक्षा कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए, और 1823 के उपरांत विभिन्न प्रांतों में राजकीय शिक्षा प्रयास दृष्टिगोचर होने लगे थे, दिखाई समझ में आने लगे थे वो। अब इसी के अंतर्गत जो राजकीय प्रयास किए गए वो क्या थे? राजकीय प्रयास जो किए गए इन पे मेन रूप से बंगाल पे रहा। ये जो लिखा ना कि बंगाल, तो बंगाल के जनरल जो थे उस टाइम कि 17 जुलाई 1823 के प्रस्ताव में उन्होंने पास किया था कि जनता को अधिक उत्तम शिक्षा देने, उसमें लाभप्रद ज्ञान का प्रसार करने एवं उनकी नैतिकता का उत्थान करने के लिए एक लोक शिक्षा समिति का निर्माण किया गया, और 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने का अधिकार भी इस समिति को दे दिया गया। समिति में 10 सदस्य थे, इनमें से अधिकांश प्राच्य साहित्य के महान प्रशंसक थे। इनमें H.H. विल्सन और H.T. प्रिंसेप के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय मिलते हैं। और 1833 में इस समिति में बहुत अच्छे शिक्षा कार्य किए गए थे। जैसे पहला इनका जो वर्क था वो था कलकत्ता मदरसा में एवं बनारस संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया गया, और 1824 में प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में कॉलेज स्थापित किए गए थे। इसी वर्ष 1824 में ही कलकत्ता शिक्षा प्रेस का निर्माण किया गया था। संस्कृत, अरबी तथा फारसी के ग्रंथ प्रकाशित किए गए थे, और इन सारे ग्रंथों में यूरोप की विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद कराकर प्रकाशित भी किया गया था, और इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। प्राच्य भाषाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी। समिति की जो प्राच्यवादी नीति थी वो भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने स्वागत नहीं किया, भारतवासियों ने उसको अपनाया नहीं। उनमें राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हो चुका था, और अपनी कूपमंडूकता का अंत करने के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता समझ चुके थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के लिए आंदोलन कर रहे थे, और 11 दिसंबर 1823 को उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट को एक प्रार्थना पत्र भेजा। इसमें उन्होंने कलकत्ता से प्रस्तावित संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया, और लिखा कि सरकार का एक अधिकार उदार एवं बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करे, जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, विज्ञान एवं अन्य लाभदायक विषय सम्मिलित हों। और राजा राम मोहन राय की प्रार्थना पर
कोई ध्यान न देकर संस्कृत कॉलेज की योजना पूर्ण कर दी गई और कंपनी के संचालकों ने भी समिति को प्राच्यवादी नीति का समर्थन नहीं किया और 18 फरवरी 1824 के अपने आदेश पत्र में उन्होंने ये बताया कि समिति हिंदू या मुस्लिम साहित्य की शिक्षा देने के लिए संस्थाएं स्थापित करके उस साहित्य की शिक्षा देनी चाहती है जिनका अधिकांश भाग निरर्थक है। उन्होंने समिति के कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि प्राच्य ज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार किया जाए। परिणामस्वरूप समिति ने कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज और आगरा कॉलेज में अंग्रेजी कक्षाओं का प्रबंध कर दिया और दिल्ली तथा बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूलों का निर्माण कराया गया, किंतु इसमें जनता की जो मांग थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। इसी तरह बम्बई में देखिए, मुंबई उस टाइम बम्बई बोला जाता था उसको, तो 1818 में अंतिम पेशवा की पराजय के उपरांत मुंबई प्रेसिडेंसी बन गई, बम्बई प्रेसिडेंसी उसको बोलते थे उस टाइम। और 1819 में एल्फिंस्टन वहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था। उसने पेशवा के 5 लाख रुपए की वार्षिक दक्षिण फंड से 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज का निर्माण किया और दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए यह एक चतुर राजनैतिक युक्ति थी। 1823 तक शिक्षा की दिशा में अन्य कोई कार्य नहीं किया गया। उस वर्ष बम्बई भारतीय शिक्षा समिति ने सरकार से शिक्षा अनुदान की प्रार्थना की। फलतः 13 दिसंबर 1823 को एल्फिंस्टन ने अपना प्रसिद्ध शिक्षा पत्र लिखा, जिसमें उसने शिक्षा प्रसार के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए थे। उनमें से जो पहला रहा है तो वो रहा है कि भारतीय विद्यालयों में शिक्षण विधि का सुधार एवं विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना था। दूसरा जो था कि विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध करना था। तीसरा था निम्न वर्ग के भारतीयों को शिक्षा से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट था यूरोपीय विज्ञानों एवं उच्च शिक्षा की शाखाओं को उन्नति करने के लिए विद्यालय स्थापित करना था। भारतीय भाषाओं में नैतिक तथा भौतिक विज्ञान की पुस्तकें लिखवाने तथा प्रकाशित करवाने का प्रबंध करना था और ऐसे लोगों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए विद्यालय स्थापित करना जो उसके उच्च अध्ययन एवं यूरोपीय अनुसंधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे साधन बनाने की इच्छुक हैं। और लास्ट जो था कि ज्ञान की अंतिम शाखाओं का अध्ययन करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना था। और इन सब विषयों को लेकर के एल्फिंस्टन जनसाधारण की शिक्षा के पक्ष में था, परंतु उसने इस कार्य के लिए राजकीय एवं व्यक्तिगत प्रयासों में सहयोग की आवश्यकता बताई, क्योंकि केवल सरकार इस महान उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में समर्थ थी। और जन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उसने 2 सुझाव दिए थे। पहला था कि सरकार द्वारा विद्यालयों का निर्माण और दूसरा था शिक्षा समितियों को अनुदान। और शिक्षा अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई थी इसी टाइम और शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और एल्फिंस्टन के जो विवरण पत्र रहा उसकी काउंसिल के सदस्य वार्डन ने इसका घोर विरोध किया और 23 दिसंबर 1823 में अपने विवरण पत्र में उसने लिखा कि जनसाधारण को भारतीय भाषाओं द्वारा शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षित करना अधिक उत्तम होगा। वार्डन ने इस विरोध के फलस्वरूप कुछ समय बाद एंग्लो वर्नाकुलर विवाद प्रारंभ हो गया था और कंपनी के संचालकों ने भी एल्फिंस्टन के सब प्रस्तावों को मान्यता नहीं दी। केवल बम्बई भारतीय शिक्षा समिति को 600 रुपये मासिक का अनुदान दिया गया और उसे बम्बई प्रांत में शिक्षा का संगठन करने के लिए सरकारी संस्था मान लिया गया। इस कूटनीति को अपनाकर कंपनी ने शिक्षा का भार अपने ऊपर न आने दिया और 1833 तक स्वयं शिक्षा के लिए कुछ न किया। अब देखिए मद्रास में जो चल रहा था, मद्रास में उस टाइम मुनरो द्वारा मद्रास प्रांत में शिक्षा की जांच का वर्णन किया जा चुका था और इस जांच में उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि शिक्षा की अवनति के कारण शिक्षकों की अयोग्यता, व्यक्तियों की निर्धनता एवं सरकार की अवहेलना था मेन रूप से। और इन कारणों को दूर करने के लिए उसने 10 मई 1826 को अपने विवरण पत्र में प्रस्ताव किया कि प्रांत के 20 जिलों में उच्च कोटि के 2 स्कूल, एक हिंदुओं और एक मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए 300 तहसीलों में एक वर्नाकुलर स्कूल एवं शिक्षकों की शिक्षा के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल खोला जाए। और उसने शिक्षकों को अधिक वेतन देने एवं पाठ्य पुस्तक छापे जाने की सिफारिश की। अपनी इस शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने कंपनी के संचालकों से 48,000 रुपये की वार्षिक सहायता मांगी और 1828 में संचालकों ने अपनी स्वीकृति दे दी। पर मद्रास का दुर्भाग्य था कि 1827 में मुनरो की मृत्यु हो गई और इस योजना को पूर्ण करने का भार लोक शिक्षा समिति पर पड़ा, जिसका निर्माण 1826 में हो चुका था। और इसके सदस्यों में मुनरो की कल्पना एवं सद्भावना का अभाव था।
और इसी कारण योजना की प्रगति निराशाजनक रही। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मद्रास में एक नॉर्मल स्कूल तो खोला गया था, पर 1830 तक केवल 61 तहसीली स्कूल एवं 9 जिला स्कूल स्थापित हुए। उन्हें भी शिक्षकों के अल्प वेतन तथा उचित निरीक्षण न होने के कारण पर्याप्त सफलता न मिली और मुनरो की शिक्षा योजना को कुछ पाश्चात्य लेखकों ने दोषपूर्ण भी कहा है। जैसे हेम्पटन थे, इन्होंने मुनरो जन शिक्षा को संगठित करने के लिए कार्य की विशालता को नहीं समझ सका एवं जो धन उसने संचालकों से मांगा वह पूर्णतः अपर्याप्त था, हेम्पटन जी ने बताया था। और एक अन्य लेखक थे आर्वथनाट, इन्होंने बोला था कि मुनरो की योजना का उद्देश्य सार रूप में दोषपूर्ण था और सफलता अवश्यंभावी थी। यदि इन विषय दोषों को स्वीकार कर लिया जाए तो यह भी कहना अतिशयोक्त नहीं है कि मुनरो की योजना में प्रतिपादित विचार उस युग के न होकर बहुत आगे के थे। जिस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने इस योजना की रूपरेखा बनाई थी वह अति महान था और आज भी वह मुनरो को गौरवान्वित करता रहता है। और हमें भारत पर अपना शासन अल्पकाल के लिए न समझकर उस समय तक के लिए अस्थायी समझना चाहिए जब तक कि भारतवासी भविष्य में अपने अंधविश्वासों एवं पूर्व दोषों का परित्याग न कर दें तथा अपने लिए व्यवस्थित सरकार के संगठन, संचालन तथा संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित न हो जाएं। जब कभी ऐसा समय आए तो ये भारत के लोग उस टाइम के दोनों देशों के लिए सबसे अधिक हितकर यही होगा कि भारत पर से ब्रिटिश सत्ता को धीरे धीरे हटा लिया जाए और धन एवं राज सत्ता के मध्य में उन्मत्त व्यापारियों की ऐसी शिक्षा से क्या प्रयोजन हो सकता है जिससे भारत को सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल जाए। शिक्षा तो वे केवल इसलिए देना चाहते थे जिससे कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो उनके शोषण कार्य में उन्हें सहायता दे सके। इसके लिए उच्च वर्ग ही उपयुक्त था। और बंगाल में उन्होंने एक प्रबंध किया था, वैसा ही मद्रास में होना आवश्यक था। और परिणामतः अभी मुनरो की योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाई थी कि संचालकों ने 29 दिसंबर 1830 में अपने आदेश पत्र में लिख भेजा कि मद्रास में प्राथमिक शिक्षा का कार्य पर्याप्त हो गया है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया। और यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मद्रास की सरकार अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करे और इस आदेश पत्र ने मद्रास में जन शिक्षा की प्रगति पर रोक लगा दी। अब इसके बाद जो कंपनी की शिक्षा नीति थी, जो कंपनी की उसकी शिक्षा नीतियां रही हैं, तो 1813 के आग्रह पत्र के फलस्वरूप विवादों के उठ खड़े होने से इस काल में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं किया गया और एल्फिंस्टन और मुनरो भारतीय भाषाओं की उन्नति, हेस्टिंग्स और मिंटो के समर्थक तथा बंगाल की लोक शिक्षा समिति अरबी, फारसी और संस्कृत के प्रोत्साहन एवं वार्डन अंग्रेजी भाषा द्वारा उच्च वर्गों की शिक्षा के पक्ष में था। कंपनी के संचालकों की शिक्षा नीति में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा, परंतु 1814 में उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्रणाली एवं संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया था और 1824 में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के प्रसार का प्रस्ताव पारित किया गया और 1828 में मुनरो की भारतीय भाषाओं द्वारा जन शिक्षा की योजना स्वीकार की गई थी। 1830 में इस कार्य पर अंकुश लगा दिया गया और यदि वे अपनी इस शिक्षा नीति का स्पष्टीकरण कर देते तो कंपनी के अधिकारियों का मतभेद समाप्त हो जाता और शिक्षा की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाना संभव हो पाता। परंतु ये दोषपूर्ण संचालकों पर ये उचित न होगा, परंतु अपने कर्मचारियों के प्रत्येक शिक्षा नीति का समर्थन एवं खंडन करके वे प्रयत्न एवं भूल की साधारण विधि का प्रयोग कर रहे थे जिससे कि वे अंत में एक उचित शिक्षा नीति का प्रतिपादन कर सके और मिशनरियों का शिक्षा प्रयास जारी होता है। फिर उस टाइम जो 1813 के आज्ञा पत्र रहा तो इसमें मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी थी, परंतु थोड़े ही समय में प्राय संपूर्ण देश में मिशनरियों का जाल बिछ गया। उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना एवं भारतवासियों को अपने धर्म से दीक्षित करना था। शिक्षा को साधन बनाकर वे भारतीयों से संपर्क स्थापित कर सकते थे। उन्हें अपने धर्म प्रचार कार्य के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता भी थी, अतः मिशनरियों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक हो गया और प्रारंभ में उन्होंने देसी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाया और इन भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों, शब्दकोशों, व्याकरणों आदि की रचना की। उनके इस कार्य ने भारत में शिक्षा प्रसार में महान योग दिया और उनके द्वारा विभिन्न प्रांतों में किए गए शिक्षा कार्य पर आगे
बहुत सारा प्रकाश डाला गया। जैसे बंगाल पे रहा तो बंगाल पे हमने अभी पिछले चैप्टर्स में देखा भी था कि श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशनरियों ने कार्य का बहुत सारा वर्क वहाँ पर किया था उन्होंने, और इन मिशनरियों 1817 में श्री रामपुर कॉलेज का शिलान्यास भी किया था। और इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा देना था, पर वास्तव में इसमें भारतीय तथा एंग्लो इंडियन युवकों को धर्म प्रचार की दीक्षा दी जाती थी। और 1818 में समाचार दर्पण नामक बंगला भाषा का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। बंगला में लंदन मिशनरी सोसाइटी एवं चर्च मिशनरी सोसाइटी भी कार्य कर रही थी। प्रथम में जो 1814 से 1818 तक चिंसुरा और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में 36 स्कूल खोले गए थे, जिनमें 3000 बच्चे पढ़ते थे। और द्वितीय जो था कि वर्धमान और उसके आसपास 10 वर्नाक्युलर स्कूल खोले गए थे, जिनमें 1000 बच्चे पढ़ते थे। बरहमपुर और भवानीपुर में स्कूलों का निर्माण हुआ। इन दोनों सोसाइटियों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी 1824 तक 27 स्कूल खोले, जिनमें लगभग 500 लड़कियां पढ़ती थीं। और 1820 में शिवपुर में बिशप कॉलेज का निर्माण हुआ। 1830 में अलेक्जेंडर डफ नामक स्कॉटलैंड के 24 वर्षीय तरुण मिशनरी ने बंगाल आने से वहां के धर्म प्रचारकों के कार्य को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। वह कहता था कि भारतवासियों को केवल पश्चिम और विशेष रूप से बाइबल की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और उसने 1839 में कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज स्थापित किया, जिसमें अंग्रेजी के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी तथा बाइबल का पढ़ाना वहाँ पर अनिवार्य था। अब उसी तरह बंगाल की जैसे रही तो ऐसी मुंबई में रही। बम्बई में क्या था कि बंगाल के अपेक्षा मुंबई में मिशनरियों का शिक्षा कार्य कम व्यापक था, परंतु अमेरिकन मिशन ने 1815 में बम्बई में लड़कों के लिए एक स्कूल एवं 1824 से 1826 तक लड़कियों के लिए 9 स्कूल खोले। और तथा 1831 में जो अहमदनगर में लड़कियों के लिए 2 स्कूल खोले गए थे, वो डॉक्टर विल्सन ने 1829 में बम्बई में लड़कों के लिए 6 स्कूल एवं 1832 में लड़कों के लिए 1 स्कूल स्थापित किया। और आयरिश प्रेस्बिटेरियन मिशनरी सोसाइटी ने काठियावाड़ में अंग्रेजी एवं वर्नाकुलर स्कूल का निर्माण किया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने बम्बई, थाना, बेसिन एवं नासिक में लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इसी तरह मद्रास में 1817 में एक वहाँ के इंग्लैंड के धर्म प्रचारक थे इन्होंने मतलब इनकी सहायता से मद्रास में 9 स्कूल खोले गए। और बेसिलियन मिशन ने 1819 एवं 1823 में मद्रास तथा नागपट्टनम में 2-2 स्कूलों की स्थापना की। चर्च मिशनरी सोसाइटी ने मद्रास प्रांत में 107 स्कूलों का प्रबंध किया, जिनमें 2882 विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त मिशनरियों ने तिनाबेली, कुंभकोणम, चित्तूर, सेलम, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, कड़पा एवं बिल्लारी में भी स्कूल खोले। और इनके बहुत सारे अन्य स्थान थे कि मिशनरी सोसाइटियों ने 1823 तक अजमेर में 40 स्कूल लंकास्ट्रियन प्रणाली पर खोले। इसी प्रकार मिशनरियों ने आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, बर्दवान, मथुरा, लुधियाना आदि विभिन्न स्थानों में स्कूलों का निर्माण किया गया था। और 1813 से 1833 तक मिशनरियों ने अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की, जिनमें अधिकांश संख्या प्राथमिक स्कूलों की थी। और इन स्कूलों की कुछ विशेषताएं भी थीं, जैसे शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं थीं, बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी, पाठ्यक्रम विस्तृत था और उनमें जो व्याकरण, इतिहास और भूगोल सब सम्मिलित थे। जो पाठ्यक्रम था वो पुस्तकें उनकी छपी हुई थी। स्कूल नियमित रूप से चलते थे, शिक्षा के घंटे नियत थे एवं परिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता था रविवार को पूरा। अधिकांश स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को आधुनिक ढंग पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा शिक्षा भी दी जाती थी। और इन सभी विशेषताओं से मिशनरियों ने शिक्षा के संगठन को एक नवीन रूप प्रदान किया और इस देश की शिक्षा पद्धति पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा था एवं मिशन स्कूलों के समान आधुनिक ढंग से विद्यालयों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। और इसके बाद गैर मिशनरी शिक्षा प्रयास स्टार्ट हुए थे। गैर मिशनरी शिक्षा प्रयासों में क्या था कि इसमें जो बंगाल था तो शिक्षा के प्रति मिशनरियों के उत्साह जो था उसके प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ा। और इनमें राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर एडवर्ड ईस्ट ये विशेष रूप से कार्य किया था। राजा राम मोहन राय अपने युग की प्राच्य भाषाओं के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक थे और उनका विश्वास था कि भारत की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा होगी, जिसमें पाश्चात्य विद्या तथा ज्ञान की सभी शाखाओं के शिक्षण की व्यवस्था हो। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी विज्ञानों से अध्ययन का समर्थन और आरंभ किया। नंदलाल चटर्जी जी जो थे, इनके अनुसार था कि राजा राम मोहन राय अभिनव भूतकाल तथा
उदित हुए भविष्य, स्थिर अनुदारता तथा क्रांतिकारी सुधार, अंध परंपरागत पृथकता तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने ये जो प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिंदुओं का प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृति में सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने वाले थे। वे पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान तथा विज्ञान को प्रोत्साहित करके भारत में नव जागरण प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। राजा राम मोहन राय का जो मित्र था डेविड हेयर, कलकत्ता का एक धनी घड़ी साज था। उसका विश्वास था कि हिंदू समाज के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। और इन दोनों मित्रों को अपने स्वप्न का साकार बनाने में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश डाइड ईस्ट से बहुत सहयोग मिला। और 14 मार्च 1816 को हाइड ईस्ट के निवास स्थान पर एक सार्वजनिक सभा की गई। इसमें सम्मानित हिंदुओं के पुत्रों को अंग्रेजी की उत्तम शिक्षा देने के लिए एक हिंदू कॉलेज की स्थापना पर विचार विमर्श हुआ और तत्काल लगभग 50,000 रुपये एकत्र हो गया। और 20 जनवरी 1817 को इस कॉलेज का शिलान्यास हुआ। पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने के लिए यह प्रथम कॉलेज था जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था। इसमें अंग्रेजी, नीतिशास्त्र, व्याकरण, बंगला, इतिहास, भूगोल, गणित और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। परंतु पाठ्यक्रम में संस्कृत तथा फारसी को स्थान न देने से विद्यार्थियों में अपनी संस्कृत के प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हो गई और प्राच्य एवं पाश्चात्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण का अवसर भी नष्ट हो गया। शिक्षा प्रसार के लिए अन्य कार्य भी हुए। 1817 में भारतीयों में प्राथमिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए कलकत्ता स्कूल पुस्तक समिति की स्थापना हुई और इस समिति ने 1821 तक किशोर साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों की 1,26,446 प्रतियाँ बिना मूल्य या नाम मात्र के मूल्य पर वितरित की। और 1819 में कलकत्ता स्कूल समिति की स्थापना कलकत्ता एवं उसके समीपवर्ती स्थानों में स्कूलों का निर्माण करने के लिए हुई थी। और 1821 तक इस समिति ने 115 प्राइमरी स्कूल स्थापित किए एवं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का प्रबंध किया। ऐसे ही मुंबई में भी शिक्षा प्रसार की दिशा व्यक्तिगत प्रयास किए गए और 1815 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के सदस्यों ने बम्बई शिक्षा समिति की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य था एंग्लो इंडियन एवं यूरोपियन बच्चों को शिक्षा देना। और इस समिति द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों में भारतीय बच्चों के वर्जित न होने एवं धार्मिक शिक्षा के वैकल्पिक होने के कारण अनेक हिंदू, मुसलमान तथा पारसी छात्र जो थे उनमें पढ़ने लगे। और समिति ने भारतीय बच्चों के लिए भी 1820 तक 4 स्कूल खोले जिनमें से 2 बम्बई में, एक गिरगांव में और एक मझगांव में था। 1820 में एल्फिंस्टन के सभापतित्व में इस समिति ने भारतीय शिक्षालय एवं पाठ्य पुस्तक समिति का निर्माण किया और 1822 में इस नवनिर्मित समिति का पृथक अस्तित्व हो गया और 1827 में ये बम्बई भारतीय शिक्षा समिति के नाम से कार्य करने लगी। यह समिति प्रांतीय देशी शिक्षा व्यवस्था की जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसमें पुस्तकों, उचित शिक्षण विधियों, शिक्षकों तथा धन का अभाव था। और अतः इस समिति ने बम्बई शिक्षा समिति से सिफारिश की कि पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जाएं तथा 6 बुद्धिमान भारतीयों को मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं उर्दू भाषाओं में दीक्षित करके स्कूलों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाए। और इस योजना को पूर्ण करने के लिए बम्बई शिक्षा समिति ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगी और इन पर एल्फिंस्टन ने जो अपना शिक्षा विवरण प्रस्तुत किया था और इसी के फलस्वरूप बम्बई शिक्षा समिति को 600 रुपये मासिक अनुदान दिया गया और पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। सहायता पाकर समिति के शिक्षा प्रयास कार्य और तीव्र गति से बढ़ने लगे और 1826 में उसने कोंकण एवं गुजरात के राजकीय प्राइमरी स्कूल के लिए 24 दीक्षित अध्यापक दिए। चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की कक्षाएं भी खोली गई। अनेक प्राइमरी स्कूल तथा 4 अंग्रेजी स्कूल बम्बई, थाना, पलवल एवं पूना में स्थापित किए गए तथा 1833 तक 2 लाख रुपए व्यय करके लगभग 50,000 पुस्तकें प्रकाशित की। मद्रास प्रांत में शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयास बहुत ही कम हुआ, लेकिन बंगलौर के अंग्रेजी स्कूल को मैसूर के राजा से 350 रुपये वार्षिक सहायता मिलती थी। मद्रास शिक्षालय समिति की सरकार 6,000 रुपये वार्षिक अनुदान देती थी और पच्चप्पा मुदालियर नामक एक धनी हिंदू ने अपनी मृत्यु के पश्चात 4 लाख रुपए की संपत्ति दान के लिए छोड़ी और इसका उपयोग निर्धन विद्यार्थियों को अंग्रेजी, विज्ञान, तमिल और तेलुगु की निःशुल्क शिक्षा देने के लिए मद्रास में 1842 में एक स्कूल खोलकर किया गया। जो ये आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तो इनमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ दानवीर अपने शिक्षा कार्य के लिए चिरस्मरणीय हैं। जैसे 1818 में बनारस के एक धनी बंगाली जयनारायण घोषाल से प्राप्त 22,000 रुपये से
जय नारायण स्कूल खोला गया। इसमें हिंदू और मुसलमानों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, फारसी, हिंदुस्तानी एवं बंगला की शिक्षा दी जाती थी। निर्धन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियों, भोजन तथा वस्त्रों का प्रबंध किया गया था। 1825 में जयनारायण घोषाल के पुत्र ने इस स्कूल को 99,000 रुपये दान स्वरूप और दिए और 1824 में पंडित गंगाधर शास्त्री द्वारा दान दी गई 1.5 लाख रुपए की संपत्ति से आगरा के संस्कृत कॉलेज का आगरा कॉलेज के नाम से पुनर्संगठन किया गया। दिल्ली में भूमि कर बोर्ड के सदस्य W. फ्रेजर ने जमींदारों एवं कृषकों के बच्चों के लिए 4 स्कूल खोले और 1869 में नवाब इस्लाम उद दौला ने दिल्ली कॉलेज को 1,70,000 रुपये दान किया। इसके जस्ट बाद आ रहा है 1813 का आज्ञा पत्र जो आता है 1833 का। 1813 में तो 1 लाख रुपए की धनराशि थी, ये 1833 का जो आज्ञा पत्र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे 1833 में जो कंपनी का आज्ञा पत्र पुनः शोधन होकर के आया, इसमें भारतीयों की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक भी परोपकारी धारा नहीं जोड़ी गई, परंतु 1 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया, यानी 10 लाख, क्योंकि उस समय भारत के मानचित्र में एक विस्तृत भूभाग लाल रंग से रंगा जा चुका था। और इस आज्ञा पत्र के कुछ मेन फैक्ट भी थे। जैसे पहला था कि भारत के सिंह द्वार समस्त देशों के मिशनरियों के लिए खुले रहेंगे। बंगाल की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अन्य प्रांतीय सरकारों से अपनी नीतियों का पालन करा सकेगा, यानी उसको ज़्यादा फोर्स दिया गया था। नेक्स्ट जो था कि धर्म, वंश एवं वर्ण के आधार पर कोई भारतीय कंपनी की नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनन सदस्य की वृद्धि होगी और इस पद को सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने ग्रहण किया, जिसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय आरंभ किया था। और ये 10 लाख रुपए की जो वार्षिक धनराशि थी, इसमें खर्च करने के लिए भी विशेष रूप से फैक्ट दिए गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।